Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इंदौर और भोपाल में आयुक्त का एक एक पद होगा। भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। दोनों शहरों में 8-8 SP लेवल के अफसर भी रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सुबह ही मंजूरी दे दी थी। सिस्टम के अस्तित्व में आने से हथियारों के लाइसेंस, जिला बदर करने, धरना प्रदर्शन की अनुमति जैसे कई अधिकार पुलिस को मिल जाएंगे। सिस्टम लागू होते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और DGP विवेक जौहरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था, आपने उनकी घोषणा भी सुनी होगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू करने का आज का विषय है। आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक भी दिन मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और इसका आज 9 तारीख को 9 दिसंबर आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो अधिकार हैं, पैरोल पर छोड़े जाने का अधिकार हो, एसेट बेचने या रखने का कार्रवाई का अधिकार हो, वैश्यावृत्ति देह व्यापार वाली महिलाओं को मुक्त कराना या शेल्टर होम पहुंचाने वाले अधिकार हों, बैन हो चुके संगठनों पर कार्रवाई के अधिकार हों, कानून के खिलाफ काम करने वालों को प्रतिबंधित करने का अधिकार हो, गाड़ियों को अधिग्रहित रिफ्यूजेशन करना, पार्किंग, साइन बोर्ड आदि अधिकार, गोपनीय कागज वगैरह रखने का अधिकार, ये सब इस पुलिस एक्ट में दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे से इनकार किया है। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर कई योजनाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। इनमें स्टे की मांग भी की गई थी। सभी याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई हुई। जबलपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रवि मलिवत और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश को यथावत रखा। वहीं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा कि अब चुनाव निर्वाचन आयोग के तय तारीखों पर ही होंगे। हालांकि इस फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी है 4 दिसंबर 2021 को। तो स्थगन न मिलने के कारण अब ये जो निर्वाचन का जो कार्य है वो अपने समय सारणी के अनुसार आगे बढ़ेगा। हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है और हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो को प्रोटेक्ट करके लोगों को रिलीफ दीजिए। अब माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है उसमें हम लोग अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और माननीय विवेक तनखा जी जो भी निर्णय लेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे छोटी इकाई पंचायत है और प्रजातंत्र नीचे तक पहुंचे। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, संशोधन किया और चुनाव नहीं कराए। अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो। मध्य प्रदेश में महाराजा और राजा के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला दिग्विजय सिंह के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताने वाले बयान से जुड़ा है।
दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह मस्खरे हैं। गद्दार शब्द के नाम पर दिग्विजय सिंह ऊंची राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह माधवराव सिंधिया के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। भदौरिया ने दावा भी किया कि ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। भदौरिया ने दिग्विजय सिंह को बीजेपी नेताओं की नहीं बल्कि सोनिया गांधी की फिक्र करने की नसीहत दी है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आप भी जो बड़े महाराज साहब थे उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है। इस प्रकार की बयानबाजी ये ओछी हरकत है। दिग्विजय सिंह का एक जिसको कहते हैं एक अंदाज बन गया है मीडिया में बने रहने के लिए। ग्वालियर के शंकरपुर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एसपीसीए के अधिकारियों के साथ जायजा लिया है और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि स्टेडियम का काम दिसंबर 2022 तक पूरा होना है। पहले अप्रैल 2022 तक काम पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से निर्माण कार्य धीमा हुआ। लेकिन अब 200 से 250 लेबर की मदद के साथ अत्याधुनिक मशीनों से काम चल रहा है, जिससे काम में तेजी आई। आपको बता दें कि स्टेडियम में 48,595 दर्शक उनके बैठने की क्षमता रहेगी। 32 बॉक्स बनेंगे। वही स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिच पर बैटिंग भी की। इस दौरान अधिकारियों और दूसरे नेताओं ने भी बॉलिंग की है। क्रिकेट की बिरादरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सदैव सकारात्मक तरीके से प्रयासरत है। चाहे अधोसंरचना हो, चाहे मानव संसाधन को प्रशिक्षण देने की बात हो, और आज इस बात का बड़ा गर्व है हमें कि हमारे 2 खिलाड़ी ने इंडियन टीम में भी प्रवेश किया है। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक के लिए भले ही नियम और प्रावधान हो, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार अब प्लास्टिक के लिए नीति तैयार करवा रही है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इस नीति को लेकर कोर्ट के आदेश और अन्य राज्यों की व्यवस्था पर अध्ययन कराया है। नई नीति में अमानक प्लास्टिक के उपयोग पर भारी जुर्माने के साथ जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक की पानी की बोतलें और प्लास्टिक सामग्रियों को बनाने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने माना कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भी प्रदेश में प्लास्टिक को लेकर कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अलग से पॉलिसी की जरूरत है, लिहाजा प्लास्टिक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। प्लास्टिक की बोतल है, उनके माध्यम से लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग नीति बना रहे हैं और नीति बनाकर प्लास्टिक पर पूरी तरह से हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। मध्य प्रदेश के 48,000 स्थायी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं। भोपाल में मंत्रालय के पास कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान सरकारी आदेशों की प्रतियां भी जलाई। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की गई। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। यही कारण है कि रिक्त पद होने के बाद भी संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी और अन्य स्थायी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। मंच से कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है तो आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करेंगे। रिक्त पद होने के बावजूद भी नियमितकरण नहीं कर रही है, इसलिए मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच विधानसभा सत्र के दौरान स्थायी कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर की विभागीय परीक्षा निरस्त कर दी है। इससे ब्लॉक स्तर से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पदोन्नत 21 कर्मचारियों को 6 महीने बाद दोबारा मूल पद पर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर विभागीय परीक्षा में चयनित उम्मीदवार नाराज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएचएम में परीक्षा निरस्त करने का कोई कारण नहीं बताया है, बस तकनीकी त्रुटि बताकर पूरी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अब उनकी मांग है कि परीक्षा निरस्त ना हो बल्कि रिजल्ट शीट को रिवाइज करके जो सही हो उसे लागू करें। क्या एग्जाम देना
और एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करना क्या हम लोग का एक पाप है? और अगर ये पाप नहीं था, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पाप नहीं था, तो कृपया हमको सही निर्णय दे दें। और जो भी आपके एग्ज़ाम लेने में जो भी त्रुटियाँ हुई हो, जो इस पर दोषी, उस पर आप कार्रवाई करिए ना। हम लोग को पापी क्यों बनाना चाह रहे हैं? तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 पार्थिव शरीर को रात 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। श्रद्धांजलि दी गई। वहां प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने सभी शहीदों से शहीद के परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की। तो सीडीएस विपिन रावत की दोनों बेटियां कार्तिका और तारिणी ने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम करके पार्थिव शरीर पर मत्था टेका। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। इससे पहले डॉक्टरों की टीम ने रावत, मधुलिका और ब्रिगेडियर LS लिद्दर समेत 4 शवों की पहचान कर ली। जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज उनके दिल्ली स्थित घर पहुंच जाएगी, जहां कल सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लोगों के लिए दिल्ली के उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन से बेंगलुरु के अस्पताल शिफ्ट किया गया है। दतिया के सेवड़ा SDM ने सेंथरी धान उपार्जन केंद्र पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही उसे 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। दरअसल देर रात 10 बजे SDM अनुराग निंगवाल सेंथरी उपार्जन केंद्र पहुंचे। यहां करीब 35 धान के ढेर रखे हुए थे। जब उसके बारे में पूछा, वहां के मौजूद लोगों ने बताया कि किसान इस बारे में सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। दस्तावेज मांगने पर 17 किसानों ने दस्तावेज दिखाए, लेकिन बाकी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से 350 क्विंटल धान पर किसी ने मालिकाना हक जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से धान जब्त कर लिया गया और 3 दिन के लिए खरीदी केंद्र पर ताला जड़ दिया गया। इन 2 खरीदी केंद्र संचालित होने पे जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पूरे के पूरे परिसर में हम लोगों को क्रांति धान के ढेर प्राप्त हुए, जो कि लगभग 35 ढेर हैं। पूछताछ की तो किसी भी प्रकार का हम लोगों को कोई इन धानों का मालिक नहीं मिला यहाँ पर। तो हमने इस गोडाउन को, इस पूरे परिसर को कल रात में 11 बजे सील किया। जब तक ये 3 दिन में हमारा सत्यापन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक गोडाउन सील रहेगा। खंडवा के आनंद नगर के सेंट पायस स्कूल में 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर हॉकी और डंडे चलाए। मारपीट के दौरान ही झगड़े को देख रहे रामनगर के 10वीं के छात्र आदर्श पटेल को किसी ने पीठ में चाकू मार दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद का कारण 2 समुदाय के छात्रों में आपसी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि घायल छात्र का विवाद से कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। स्कूल बच्चा पेपर देने गया है, स्कूल से बाहर निकला तो वो तो कार लेके आ गई। पानी जाकर उन्होंने बुला लिए गुंडे और इसको मारना ही चालू कर दी। कितने लोग थे? 20-25 जन थे। पीछे से एक ने चाकू मारा, कोई ने लात गुस्से से मारा, मुंह पे मारा, पैर हाथों में। स्टूडेंट है, उनके बीच का आपसी विवाद था। तो इसमें कुछ लड़कों के साथ लोग ने मिलकर जो सौरभ पटेल नाम का जो लड़का है, उसके साथ चाकूबाजी करके मारपीट की है। अभी पुलिस इस पर अपराध पंजीबद्ध कर रही है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश के सभी थानों में साइबर डेस्क खोली जाएगी ताकि साइबर ठगी के पीड़ितों को तत्काल न्याय मिल सके। इसके लिए बाकायदा हवलदार, ASI और सब इंस्पेक्टर को साइबर जांच के लिए ट्रेनिंग देकर निपुण किया जाएगा। साइबर डेस्क ठीक उसी तर्ज पर काम करेगी जिस तर्ज पर महिला ऊर्जा डेस्क महिला संबंधी अपराधों के लिए काम कर रही है। अभी तक साइबर अपराध से जुड़े हर मामले की जांच साइबर सेल करती रही। अब साइबर हेडक्वार्टर गंभीर और बड़े मामलों की भी जांच करेगा। मकसद है कि हर पीड़ित को तत्काल न्याय मिल सके। यही फैसला दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी राज्यों की DGP की मीटिंग के बाद लिया गया। हर एक थाने में एक साइबर डेस्क खोलने का प्रावधान
अभी अंडर प्लानिंग है। कोई भी साइबर कंप्लेंट अगर आपके पास आती है तो उसको आपको एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, और कैसे कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं इसके संबंध में, और इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है इसके संबंध में हमको ट्रेनिंग देंगे। और अब बात नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट की। जी हाँ, इसका आयोजन IBC 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हज़ार का इनाम दिया जाएगा। 10 दिसंबर के क्विज में भाग लेने के लिए दंतेवाड़ा में शशि, कांकेर में भूपेंद्र और बेमित्रा में संजय जी को ये काम दिया गया है। आप उनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।